हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इक्वो पोटेंशियल सरफेसेस के बारे में स्टडी किया था। इस क्लास में हम एक नए टॉपिक कैपेसिटर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। कैपेसिटर्स को पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को स्टडी कर ले रहे हैं, जैसे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, फ्री चार्जेस, बाउंड चार्जेस, ये सब क्या होते हैं। As we have already studied, conductors are those substances which allow the physical movement of charges through them when they are placed in external electric field. For example, silver, copper, aluminum, acids, human body, etc. Now the insulators are those substances which do not allow physical movement of electric charges through them when they are placed in external electric field. For example, wood, diamond, glass, mica, etc. Now the next topic is free charges. हमें पता है मेटेलिक कंडक्टर्स में किसी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन समटाइम्स न्यूक्लियस को छोड़ देते हैं और मेटल के अंदर मूव करने के लिए फ्री होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जब इस सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। जबकि एटम के अंदर पॉजिटिव आयंस, जिसमें न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने पोजीशन पे फिक्स्ड रहते हैं और ऐसे चार्ज को बाउंड चार्ज कहते हैं। सो इस तरह से कंडक्टर्स में फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज दोनों होते हैं, जबकि इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अटैच्ड रहते हैं और इसलिए वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। इसलिए इंसुलेटर्स में बाउंड चार्जेस पाए जाते हैं और इस वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे ये चार्जेस मूव नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई इन इंसुलेटर्स द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, while in conductors electrons can move in the external electric field. अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइइलेक्ट्रिक्स की। सो देखते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स क्या है। ए डाइइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू देम बट अलाउ टू exert electrostatic forces on one another through them. A dielectric is an insulator which can be polarized through small displacement of charges. इसका मतलब डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स ही होते हैं जो कि अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं, बट ये चार्जेस एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हैं और इसके कारण डाइइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो सकता है। बेसिकली इंसुलेटर्स और डाइइलेक्ट्रिक्स में डिफरेंस बस इतना ही है कि इंसुलेटर्स चार्ज को फ्लो भी नहीं होने देते हैं अपने अंदर से और उनके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप नहीं हो सकता है, जबकि डाइइलेक्ट्रिक में चार्ज फ्लो तो नहीं होगा बट और साथ ही साथ डाइइलेक्ट्रिक को पोलराइज्ड भी किया जा सकता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर्स एंड डाइइलेक्ट्रिक। रिमेंबर वन थिंग, जितने भी डाइइलेक्ट्रिक्स हैं सब के सब इंसुलेटर्स हो सकते हैं, लेकिन सभी इंसुलेटर्स ज़रूरी नहीं है कि डाइइलेक्ट्रिक भी हो जाए। किसी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स या तो पोलर हो सकते हैं या फिर नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड नहीं करता है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स से बने हुए डाइइलेक्ट्रिक को हम पोलर डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स के शेप अनसिमेट्रिकल होते हैं और मॉलिक्यूल्स का अपना एक डायपोल मोमेंट होता है नियर अबाउट 10⁻³ कूलम मीटर तक का। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स का एग्जांपल है HCl, H2O, NH3, CO एट्सेट्रा। हमने डिफिनीशन में पढ़ा था पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड नहीं कर सकता है। तो देखिए, हाइड्रोजन है पॉजिटिव चार्ज और इन दोनों चार्जेस का सेंटर ऑफ मास आएगा इनके बीच में, इधर कहीं, और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में आएगा।
अब आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहा है, और इसमें एक डायपोल मोमेंट है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा, यानी इस डायरेक्शन में। इसी तरह HCl भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। HCl में H है पॉजिटिव मॉलिक्यूल और Cl है नेगेटिव मॉलिक्यूल। सो इसमें भी आप देख सकते हैं इनके सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं और इनमें एक नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में परमानेंट डायपोल मोमेंट है। अब आते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं, और नॉर्मली ये अनसिमेट्रिकल शेप में पाए जाते हैं और इनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। जैसा आप देख सकते हैं H2O2 N2 CO2 CH4 ये सब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं। अब हम बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से बिहेव कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, डाइलेक्ट्रिक है और उसके ये मॉलिक्यूल्स हैं। बिकॉज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड करता है, तो इसलिए इसको हमने इस तरह से दिखाया है। जब एक्सटर्नल फील्ड ज़ीरो है यानी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा गया है इस स्लैब को, उस समय ये इस तरह से बिहेव करता है। और जैसे ही हम इस स्लैब को एक एक्सटर्नल फील्ड ई में रखते हैं जिसका डायरेक्शन इधर की ओर है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और इस वजह से इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक सेपरेशन आ जाता है, और इस फेनोमेना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। इट मीन्स पोलराइजेशन इज द फेनोमेना इन विच द positive and negative charge of a molecule gets separated when they are placed in a external field. So this is the behavior of non-polar molecules in external electric field. अब बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स किस तरह से बिहेव करते हैं। हमें पता है पोलर मॉलिक्यूल्स पहले से ही पोलराइज्ड रहते हैं, यानी कि इनके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट रहते हैं, और जिसकी वजह से इनमें एक डायपोल मोमेंट रहता है। बट इनका नेट डायपोल मोमेंट किसी सर्टेन डायरेक्शन में नहीं होता है, बिकॉज इनके मॉलिक्यूल्स डी अरेंज रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें इसका डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इधर की ओर है, इसमें डायपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का इधर की ओर है, इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इधर है और इसका उसके अपोजिट में, और इस वजह से नेट डायपोल मोमेंट किसी सर्टेन डायरेक्शन में नहीं होता है। लेकिन जब ऐसे स्लैब को हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तब ये जो डायपोल मोमेंट रैंडम डायरेक्शंस में होते थे सब के सब रोटेट होके एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं, एंड ड्यू टू दिस ए नेट डायपोल मोमेंट इज जनरेटेड इन द पोलर molecules when they are placed in external electric field. So this is the behavior of molecules of polar and non-polar dielectric when they are placed in external electric field. अब हम देखते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर। सपोज़ ये एक प्लेट है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये एक प्लेट है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। सो इन दोनों प्लेट्स के चार्ज की वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में स्टेबलिश्ड हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगा। दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है उसमें हम एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं। सपोज़ कर लीजिए ये एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है जिसको हमने इसके अंदर रख दिया। तो स्टार्टिंग में इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ये पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। तो जैसे ही हम इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ये पोलराइज्ड हो जाएगा और कुछ इस तरह से
इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में एक सेपरेशन आ जाएगा। इट मीन्स नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की ओर और पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की ओर। अब आप देख सकते हैं इनके इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जा रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। बट जो एजेस पे इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है, उसको कोई न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है। इट मीन्स इनके जो एजेस हैं इस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और इधर की ओर एक नेगेटिव चार्ज, और इसकी वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। और इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्लैब के अंदर अब डिक्रीज हो जाएगा। ये हो जाएगा E इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। सो इस तरह से जब हमने इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया। सो दिस इज द इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब ये सभी कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या इफेक्ट पड़ता है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होते क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, ये सब कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम कैपेसिटर को पढ़ने के लिए। Now our next topic is electrical capacitance. The electrical capacitance of a conductor is the measure of its ability to hold electric charge. It means किसी कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी को ही हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। अब सपोज कर लीजिए कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग प्लेट है, इंसुलेटिंग प्लेट है कंडक्टर मटेरियल की। जब हम इसको चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। व्हेन वी इंक्रीज द चार्ज ऑन द प्लेट देन the electrical potential of the plate increases. So we can say the charge given is directly proportional to the potential of the conductor. Now if we remove the proportionality sign, we get a constant, and it is called the electrical capacitance of the conductor. So electrical capacitance of the conductor may be written as C is equal to Q by V. It means charge on the conductor upon its potential, electrical potential. This is the formula for the capacitance of a conductor. Now from here we can define the capacitance of a conductor. Suppose V is 1 volt, then C will be equal to Q. It means what? The electrical capacitance of a conductor is equal to the amount of charge required to raise the potential of the conductor by unit amount. So किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को यूनिट अमाउंट तक इंक्रीज करने के लिए या 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस उस कंडक्टर का। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा। सो यू कैन सी द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फ्रॉम हियर कूलम अपॉन वोल्ट, और वी कैन से इट फैरेड ऑल्सो। So the SI unit of capacitance is farad. Now 1 farad
इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर वोल्ट। और 1 फैरेड कैपेसिटेंस का एक बड़ा यूनिट है, सो इससे छोटे यूनिट्स भी लिए जाते हैं, जैसे मिली फैरेड। 1 मिली फैरेड इज इक्वल टू 10⁻³ फैरेड। माइक्रो फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू 10⁻6 फैरेड। पिको फैरेड एट्सेट्रा। सो this is the electrical capacitance of a conductor. Once again I am repeating, the electrical capacitance of a conductor is the measure of its ability to hold the electric charge. It means किसी कंडक्टर को चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, किसी कंडक्टर में चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने वाले टर्म को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। ओके, अब हम एक स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं और उसके कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स सी। सपोज दिस इज ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, its center is O. A charge plus Q is distributed uniformly over its surface. We have to find out the capacitance of this spherical capacitor. So इसके लिए हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q/V. इट मीन्स हमें चाहिए पोटेंशियल इसके सरफेस पे। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि यदि हम किसी स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये इस तरह से बिहेव करता है जैसे चार्ज इसके सरफेस पे ना हो के इसके सेंटर पे हो। सो अगर सेंटर पे चार्ज Q हो तो उससे R डिस्टेंस पे, इट मीन्स इसके सरफेस पे पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल एट द surface of sphere, it will be V is equal to 1/4πε0 Q/R. Now इसमें हमने मान लिया है कि ये कंडक्टर वैक्यूम में या एयर में रखा गया है। सो नाउ इट्स कैपेसिटेंस C is equal to Q/V. C is equal to Q/V. Put the value of V here. C is equal to Q/1/4πε0 Q/R. Q and Q will be cancelled and 1/4πε0 R ये ऊपर चला जाएगा। सो ये आ जाएगा 1/4πε0 R. Here 4πε0 is constant, so we can write C is directly proportional to R. It means इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस उतना अधिक होगा जितना अधिक इसका रेडियस होगा। इट मीन्स इसके रेडियस पे डिपेंड करता है कि कितना इसका कैपेसिटेंस हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं जिन पे इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा, उनको हम आगे बात करेंगे। फिलहाल ये इसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। अब यदि हम चाह रहे हों, अब यदि हम 1 फैरेड कैपेसिटेंस का एक स्फेरिकल कंडक्टर लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें कितना रेडियस का स्फेयर लेना पड़ेगा। सो इफ C is 1 farad, then put all the value here. C is equal to 4.ε0 R, or from here R is equal to C upon 1/4πε0. C is equal to 1 farad हमने मान लिया है, अपॉन 4πε0 इसकी वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁹ होता है। सो इन दिस केस R will be equal to 9 × 10⁹
मीटर और 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर। इट मीन्स 1 फैरेड कैपेसिटेंस का एक स्फेरिकल कंडक्टर बनाने के लिए हमें 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर रेडियस का स्फीयर लेना पड़ेगा।